बीते कुछ दिनों से दुनिया भर में हड़कंप मचा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या कोई बड़ा युद्ध फिर से होने वाला है। सबकी नजरें इजराइल पर हैं क्योंकि उसने पहले हिजबुल्लाह के आतंकी आका नसरल्लाह को निपटा दिया और अब टैंक लेकर लेबनान में घुस गया है इजराइल। यह सब हो रहा था कि कल ही पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने इस बातचीत में आतंकवाद के खात्मे की बात कही और कहा कि दुनिया में आतंक की कोई जगह नहीं है। और पीएम मोदी से बात करने के कुछ ही घंटे के अंदर यह खबर भी आ गई कि इजराइल अपने टैंक लेकर लेबनान के आतंकियों को खत्म करने में जुट गया है। और उधर ईरान में भी हड़कंप मचा है क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है बॉस कि उसका हर दुश्मन उसकी रेंज में, कभी भी वो किसी को भी निपटा सकता है। इजराइल बॉस गजब का देश है, वो किसी का लोड ही नहीं ले रहा। उसे अपने दुश्मन को ठोकना है तो बस ठोकना है। दुनिया कह रही कि रुक जाओ यार, युद्ध रोक दो, सीज फायर कर लो, बातचीत कर लो। इजराइल मानने के मूड में नहीं है क्योंकि उसने देखा है ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का दूसरा राउंड उसने शुरू कर दिया। आगे वो ईरान को धमका रहा है कि तुम भी हमारी रेंज से बाहर नहीं हो तो ज्यादा उछलो नहीं। इजराइल ने ऊपर से लेकर नीचे तक हिजबुल्लाह के कमांडर्स की लाशें बिछा दी, उसके चीफ को मार दिया। हिजबुल्लाह को भी लगा होगा कि अब इजराइल रुक जाएगा, लेकिन इजराइल तो अपने दुश्मन को सांस लेने नहीं दे रहा बॉस। इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई है, वहां हिजबुल्लाह के आतंकियों को कफन बांट रही है। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में भयंकर एयर स्ट्राइक की हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने धुआं धुआं हो रखे हैं, यानी जमीन से लेकर आसमान तक इजराइल ने हिजबुल्लाह को घेर रखा है। इजराइल ने कल रात टैंक्स, सैन्य टुकड़ी और भारी भरकम हथियार के साथ लेबनान में अपनी सेना को उतार दिया। लेबनान में घुसते ही इजरायली सेना के पैराट्रूप्स और कमांडो ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। इजराइल ने ऐसे वक्त पर यह कदम उठाया है जब उस पर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रेशर है। कई देश कह रहे हैं कि भैया ये रोक दो, सीज फायर कर लो, लेकिन उसका अपनी प्लानिंग है भाई। उसने देख रखा कि ये अभी रोक दिया तो ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा, फिर इसको फिर से ये खड़ा कर देंगे। सबको लग रहा है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो ये युद्ध और भड़क सकता है, बाकी देशों को भी इसमें कूदना पड़ेगा। इजराइल को दिख रहा है कि अभी रुक गए तो ये बीमारी तो आगे बढ़ेगी। अमेरिका भी लगातार कह रहा है कि इजराइल को अब सीज फायर कर देना चाहिए। आज सुबह ही इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके स्पेशल पैराट्रूपर और कमांडो यूनिट्स के जवान लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उनकी तैयारी की तस्वीर है। अच्छा, इजराइल ना बोल के ठोक रहा है। जैसे उसने जब लेबनान में अटैक किया तो उसने बकायदा वहां रेडियो सिस्टम हैक किया और सबको बताया कि नागरिकों को कि भैया तुम लोग छोड़ के चले जाओ, मैं यहां ठोकने जा रहा हूं, क्योंकि उसका आम पब्लिक को तो मारना नहीं है, उसका टारगेट आतंकी है। वैसे अब ईरान में कर रहा है, वहां बोल दिया है कि आम पब्लिक भैया सेफ रहो क्योंकि अब मैं यहां पे ठोका ठोकी शुरू करूंगा। ग्राउंड अटैक का फोकस हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल के बॉर्डर पर बना रखा है, जहां से वो इजराइल पर अटैक करता है। लेकिन अब इजराइल इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से खत्म करने के मिशन में जुटा हुआ है कि कुछ छोड़ेंगे ही नहीं बॉस। लेबनान के अंदर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल के हवाई हमले भी लगातार चल रहे हैं। ग्राउंड अटैक के साथ इजराइल के हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। जमीन पर इजरायली सेना को इजराइल की एयरफोर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। इजराइल की एयरफोर्स लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है। आप तस्वीरें देखिए, इधर ग्राउंड से सैनिक घुसे हैं, टैंक घुसे हैं, और एयरफोर्स जो स्ट्राइक कर रहा है उससे अलग लेबनान में धुआं धुआं धमाका हो रखा है। एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए। ये धमाकों की गूंज पूरे लेबनान में सुनाई दे रही है। इजराइल किस लेवल पर तैयारी के साथ ग्राउंड अटैक को अंजाम दे रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की पूरी टैंक रेजिमेंट तैनात कर दी गई है। ये टैंक एक एक करके जरूरत के हिसाब से लेबनान में दाखिल हो रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, सारे टैंक्स इस वक्त लेबनान और इजराइल का जो बॉर्डर है वहां पे खड़े हैं और ये अंदर घुसना शुरू कर चुके हैं। इजराइल की इस तैयारी का मकसद है हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह करना। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में कई सुरंगें बना रखी हैं। आप तस्वीर देखिए, जैसे वहां आपको दिखा था ना फिलिस्तीन में ये पूरी सुरंगें बनाई हुई थी हमास ने, वैसा ही सेम काम लेबनान में हो रखा है
और हिजबुल्लाह ने कर रखा है। इजराइल के सैनिक इन सुरंगों को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। सुरंगों में हिजबुल्लाह के आतंकियों ने हथियार, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल सब जमा कर रखे। सुरंगों के जरिए ही हिजबुल्लाह की एक ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की प्लानिंग की हुई थी। इजराइल जो ठान लेता है उसे पूरा करता है। अगर हिजबुल्लाह के सफाए और हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को इजराइल खत्म करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल पहले ही तबाह कर चुका है। ये तस्वीरें लेबनान के उन इलाकों की हैं जहां हिजबुल्लाह के आतंकी पनाह लिया करते थे। अब वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखता है, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है। यह है इजराइल। बॉस मिटाने पर आया है तो कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल के हमलों से इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी या तो मारे जा रहे हैं या फिर जान बचाकर भाग रहे हैं। आप तस्वीरों से देखिए वहां क्या हालत है। हिजबुल्लाह के आतंकी इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उनका सुप्रीम कमांडर नसरुल्लाह मारा जा चुका है। इजराइल के हमले के बाद से ही नसरुल्लाह अपने सुरक्षित ठिकाने पर छिपा हुआ था, लेकिन इजराइल ने उस सुरक्षित ठिकाने पर 80 टन बम बरसाए, जिससे पूरा ठिकाना धुआं धुआं हो गया। इजराइल अब आर पार के मूड में, वो दुश्मन को जड़ से उखाड़ने तक रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से इजराइल इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है उससे यह लग रहा है कि यह इजराइल की आखिरी जंग हो सकती है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इस जंग में इजराइल हर स्टेप पर नया एक्शन ले रहा है और ग्राउंड अटैक वही नया एक्शन है। आप यह भी देखिए कि इजराइल कितने भयंकर तरीके से युद्ध लड़ रहा है। भाई 17 सितंबर को उसने लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी से एक साथ कई विस्फोट किए। दुनिया हैरान रहेगी कि ये क्या हुआ, ये पेजर कैसे फटने लगे। इस विस्फोट के जरिए इजराइल ने डंके की चोट पर अपनी दुश्मन को चेतावनी दी कि बॉस जहां छुपना है छुपो, हम तो ठोक देंगे। इस हमले के 10 दिन बाद 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की लाइफलाइन ही काट दी। अब 30 सितंबर को वो हिजबुल्लाह के कंप्लीट खात्मे के लिए लेबनान के अंदर घुस गया है। और ये सब सिस्टमैटिक ढंग से प्लानिंग के जरिए हो रहा है। भाई जो वो पेजर फटे उसकी प्लानिंग 2 साल पहले की इजराइल ने और अब जाके एग्जीक्यूट किया उसको। बहुत से लोगों को लगेगा कि जब एयर स्ट्राइक से इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को खत्म कर दिया तो फिर जमीन पर लड़ाई की जरूरत क्या है, किसी और देश में घुसने का रिस्क ही क्यों लेना। यह सब इजराइल इसलिए कर रहा है कि वो हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का चैप्टर क्लोज कर देना चाहता है। उसको पता है कि भाई इनमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप आज छोड़ेंगे और खड़े होंगे। भाई यहां भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, तो हिजबुल्लाह जहां है वहां से सोचिए कितना हिजबुल्लाह निकलेगा। तो इसीलिए इजराइल जो है वो सीधा खत्म करो, छोड़ो ही मत। इजराइल चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं बचना चाहिए। लेबनान पर इजराइल के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। यूरोपियन देश अपने अपने डिप्लोमेट्स को लेबनान से निकाल रहे हैं। जर्मनी ने अपने लोगों को निकालने के लिए मिलिट्री प्लेन भेज दिया है। ब्रिटेन ने चार्टर्ड फ्लाइट भेजी है। बुल्गारिया की सरकार ने भी प्लेन भेजकर अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। कनाडा भी अपने नागरिकों को लेबनान से निकाल रहा है। लेबनान में करीब 45,000 कैनेडियन रह रहे हैं। ये सारे संकेत हैं कि यह युद्ध बढ़ सकता है और इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या। यह हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ लेबनान में घुस गया है। आपको मैप के जरिए दिखाता हूं कि किस बॉर्डर से इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसी है। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर से अंदर घुसी है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये साउथ का जो हिस्सा है जिसमें आप नीचे से देख रहे हैं ऐसे तीर बने हुए, यहां से लेबनान में इजराइल की सेना घुसी है। दोनों देशों के बीच 120 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और जिसे ब्लू लाइन कहते हैं। इजराइल ने लेबनान में घुसने के ऐलान से पहले ही लेबनान बॉर्डर पर बसे लोगों की को जगह खाली करने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसे आम नागरिकों को नहीं मारना है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऐसे वक्त में शिकंजा कसा है जब गाजा युद्ध को 1 साल होने वाला है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर घुसकर आतंकी हमला किया था। इस हमले की बरसी से पहले ही इजराइल अपने दुश्मनों को नया और बड़ा झटका देना चाहता है, जिससे यह मैसेज जाना चाहिए कि इजराइल से उलझोगे तो कितना भारी पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर को इजराइल के बॉर्डर एरिया में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और इसके लिए वो लेबनान की सीमा के पास बसे गांव का इस्तेमाल करने वाला था। इजराइल का दावा है कि पिछले 1 साल से हिजबुल्लाह के 3000 आतंकी इजराइल में घुसने की साजिश रच रहे थे। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को गैलीली पर फतह का नाम दिया है। हिजबुल्लाह के प्लान को नाकाम करने के लिए इजराइल की सेना पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह के 1000 ठिकानों पर रेड कर चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल को इस तरह से फैंटम नहीं बनना चाहिए, इजराइल को इतने बम गोले मिसाइल नहीं बरसाने चाहिए।
इजराइल को लेबनान पर टैंक नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन इजराइल का कहना है बॉस कि जब हिजबुल्लाह 8-8 हजार रॉकेट इजराइल पर मार रहा था तब तो कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा था। अब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खतरे को खत्म करना शुरू किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नींद टूटी और इजराइल को सेल्फ डिफेंस करने से रोका जा रहा है। वो तो भाई इजराइल का डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि तुम 8,000 रॉकेट मार रहे हो तो वो रोक दे रहा है। तब तो तुमने नहीं पूछा कि भाई ये 8,000 रॉकेट क्यों मार रहे हो, सीज फायर करे हिजबुल्लाह। या जब हमास के आतंकी घुस गए इजराइल के अंदर और महिलाओं का रेप किया, उनका कत्लेआम किया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, तब तो किसी को नहीं मानवता समझ में आई। कम से कम इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकियों को ठोकने के पहले वहां रेडियो से अनाउंसमेंट तो कर रहा है कि आम पब्लिक चली जाए। उसको यह पता है कि यह अनाउंसमेंट करूंगा तो आतंकी भी भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहा है इजराइल, और लोग इजराइल को ही गाली दे रहे हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर दिया था, उससे इजराइल ने ठान रखी है कि रोज रोज का नाटक एक बार में खत्म कर। इसलिए पहले नसरल्लाह को ठोका, अब लेबनान पर चढ़ाई कर दी। इजराइल के लोग तो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि यह हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए खत्म करने का बड़ा मौका है। यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दुश्मन जब कमजोर हो गया हो तो उसी वक्त अगर मौका मिले तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, और इजराइल ऐसा ही कर रहा है। सिंपल एग्जांपल बॉस, हिंदी फिल्मों में आप नहीं देखे हैं कि हीरो जो है विलन को एक बार छोड़ा तो लास्ट में विलन फिर लौटता है। तो इजराइल हिंदी फिल्मों के हिसाब से नहीं चल रहा, वो अपनी कहानी गढ़ रहा है कि छोड़ना ही नहीं है। इजराइल की पब्लिक तो बम है। हिजबुल्लाह को जिस तरह से इजराइल की सेना ने ठोका है, उससे इजराइल की सरकार से लेकर विपक्ष और जनता सभी जोश में। वहां भारत की तरह नहीं होता कि सरकार कुछ करे तो विपक्ष टांग खींचने लगे, सबूत मांगने लगे। सेना कुछ करे तो यहां पर सबूत मांगने की बातें होने लगे। इजराइल में यह सब नहीं होता। वहां सबकी एक राय है, वहां सब यही चाहते हैं कि इजराइल की सेना ने जो काम शुरू किया वो रुकना नहीं चाहिए। इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह के फाइनल डिस्ट्रक्शन के इरादे के साथ उतर गया है। भाई उसको पता है पब्लिक सपोर्ट कर रही है, ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहां तो ऑपोजिशन ही खड़ा हो जाता है सबसे पहले, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी। इजराइल जानता है कि यही मौका है हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर देने का, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह को ऐसा मौका नहीं देना चाहता कि हिजबुल्लाह फिर से रीग्रुप होकर अपनी ताकत बढ़ा ले। इजराइल यह भी जानता है कि नए हमलों से हिजबुल्लाह भले कमजोर हो गया, लेकिन हिजबुल्लाह के पास अब भी हथियार हैं। हिजबुल्लाह अब भी खतरनाक है, और इसलिए इजराइल का प्लान है कि यही समय है कि हिजबुल्लाह की पूरी तरह से कमर तोड़ दो, जिससे वो फिर से खड़ा ही ना हो पाए। इस समय लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना की जो नॉर्दर्न कमांड लगी हुई है, वो भी लगातार कामयाबी से जबरदस्त जोश में। इजराइल का मानना है कि लेबनान में घुसकर कम से कम हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पार तक खदेड़ा जाएगा, और लेबनान बॉर्डर के पार इजराइल ऐसा बफर जोन बना दे जिससे हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला ही ना करने पाए। जिस लितानी नदी पर इजराइल की नजर है वो कहां है, मैप के जरिए आपको बताता हूं। मैप डालिए स्क्रीन पर। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ये जो आप देख रहे हैं नीला हिस्सा, वो लितानी नदी का मार्ग आपको दिखाया हुआ है। लितानी नदी इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास से निकलती है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। लितानी नदी के एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ बफर जोन है। साल 2006 के समझौते के मुताबिक लितानी नदी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बफर जोन की तरह होगी। समझौते के मुताबिक इस बफर जोन में ना इजराइल की सेना होगी, ना हिजबुल्लाह की सेना होगी। इस इलाके में यूएन और लेबनान की सेना तैनात रहेगी ताकि शांति बनी रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि इस समझौते का इजराइल ने तो पालन किया और साल 2006 में अपनी सेना वहां से हटा ली, लेकिन हिजबुल्लाह इसी बफर जोन में टिक रहा है और इजराइल पर लगातार हमले करता रहा। तो ऐसे लोगों पर आप क्या भरोसा कीजिएगा। अब इजराइल चाहता है कि यूएन के समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह इस बफर जोन को खाली करे, नहीं तो इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं। मतलब तुम एरिया छोड़ो, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़े। इजराइल ने जो सोचा है वो करके दिखा भी देगा, क्योंकि इजराइल के पास पूरी क्षमता है। इस समय इजराइल के हौसले भी बुलंद हैं, तो इजराइल के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। हालांकि इजराइल में कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खुले सांड की तरह किसी भी जगह पर बिना सोचे समझे घुस जाएं। हर तरह के खतरे का अंदाजा लगाकर ही ऐसा करना चाहिए। इसलिए इजराइल यह भी देख रहा होगा कि हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हिमायती ईरान की आने वाले दिनों में क्या चाल होगी। इजराइल यह भी देख रहा होगा कि क्या हिजबुल्लाह के पास इतनी कैपेसिटी बची है कि वो इजराइल के हमलों का जवाब दे सके। इजराइल को पता है कि अगर हिजबुल्लाह के पास थोड़ी भी ताकत बची होगी तो देर सवेर हिजबुल्लाह पलटवार करेगा। इसलिए इजराइल में 1000 से ज्यादा लोगों के पब्लिक प्लेस में इकट्ठा करने पर या होने पर रोक है, खास तौर पर नॉर्थ के इलाके में जो लेबनान से जुड़ा है, जिससे अगर कहीं कोई अटैक हो तो लोगों की जान पर कोई खतरा ना आए।
इजराइल ने एक साथ दो फ्रंट पर लड़ाई खोल दी, एक तरफ गाजा और हमास है, दूसरी तरफ लेबनान और हिजबुल्लाह। ऐसे में इजराइल के लिए दुश्मन की क्षमता का सटीक पता लगाकर नए हमलों की तैयारी करना जरूरी है और इजराइल यही कर रहा है। लेकिन जो लोग भी आतंकवाद के खिलाफ सोच रखते हैं, आतंकवाद को खत्म होते देखना चाहते हैं, वो सारे लोग इस वक्त इजराइल को सलाम ठोक रहे हैं कि बॉस जज्बा हो तो इजराइल जैसा। चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी ठोके जा रहा है, घुस के ठोके जा रहा है। हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के खिलाफ जंग में सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल तो पर्दे के पीछे से ईरान खेल रहा है। इसलिए अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जो उसकी रेंज से बाहर है। उधर ईरान ने भी इजराइल को तेवर दिखाया। ईरान ने कहा कि इजराइल जो अपराध कर रहा है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ऐसा ही ज्ञान जो है वो नसरल्लाह देता था, खत्म हो गया। ईरान ने कहा कि वो अपनी चुनी हुई जगह और वक्त पर जवाब देगा। ईरान ने कहा कि वो इजराइल से फुल स्केल वॉर नहीं चाहता, लेकिन उससे डरता भी नहीं। इसी बीच इजराइल और ईरान के टकराव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ी आशंका जता दी है। इजराइल पर मिसाइल अटैक कर सकता है ईरान, ये व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। व्हाइट हाउस यानी अमेरिका कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है ईरान। ऐसा होने पर ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसका अपना इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि ईरान जो है वो इस वक्त इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है। यानी ये युद्ध बढ़ेगा और इसीलिए मिडिल ईस्ट में क्या होगा, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन भिड़े बैठे हैं, एक तरफ हमास से लड़ाई चल रही है इजराइल की। अब ये लड़ाई ईरान वर्सेस अगर इजराइल बनती है तो उसमें अगर ईरान कूदता है तो उसके साथ कौन होगा, इजराइल के साथ कौन होगा? यानी भयंकर लड़ाई हो सकती है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान हमला कर सकता है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिससे टारगेट सेट करके हमला किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में जैसे ही टारगेट सेट हो जाता है तो इससे निकली हुई मिसाइल सेट किए हुए टारगेट तक पहुंचने के बाद ही पड़ती है, भले ही टारगेट मूविंग क्यों ना हो। मतलब टारगेट अगर हिल रहा है तो ये नहीं कि अरे यहां मारना था और ये हिल गया तो इधर जाके मार दिया, नहीं, वो पीछे पीछे लग के उधर ही मारेगी। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कई तरह के हथियार दागे जा सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल है। रेंज के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल 4 तरह की होती है। इसमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 1000 किलोमीटर तक होती है। लॉन्ग रेंज वाली जो मिसाइल होती है बैलिस्टिक, वो 5500 किलोमीटर तक अपना काम कर सकती है। अगर किसी सूरत में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग भी दी तो इजराइल को नुकसान होने की आशंका कम है, क्योंकि इजराइल के पास अपना मजबूत एंटी मिसाइल सिस्टम है, यानी आयरन डोम। यह एक ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जो 70 किलोमीटर दूर से ही आती हुई मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है। यह देखो उधर से आ रहा है और वहीं हवा में मार देता है उस मिसाइल को। हमास की तरफ से अब तक जितने रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए उसमें से 90% से ज्यादा रॉकेट को यह आयरन डोम तबाह कर चुका है। इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है डेविड स्लिंग। यह इजराइल में ही जादुई छड़ी के नाम से फेमस है। डेविड स्लिंग इजराइल के आयरन डोम का वो हिस्सा है जो अपने खिलाफ लॉन्च सभी मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे तबाह करता है। डेविड स्लिंग की सबसे खास बात यह है कि वो एडवांस मिसाइल को भी आसानी से डिटेक्ट करके तहस नहस कर देता है। यानी ईरान प्लान तो बना रहा है, पर तुम घुसोगे कैसे? वहां आयरन डोम है भाई, वो हवा में फोड़ देता है वैसे ही। इजराइल यह बात जानता है कि ईरान बौखलाया हुआ है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसलिए इजराइल ने भी पहले से अपना होमवर्क किया हुआ है। अगर ईरान ने कोई हिमाकत की तो इजराइल भी ईरान के साथ वो खेल कर सकता है, जैसा उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ किया। लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद ईरान में आईफोन ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। ईरान के एक पूर्व मंत्री और सांसद ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि ईरान में आईफोन फट सकते हैं। अब ये आशंका है, लेकिन चूंकि पेजर फट गया, वॉकी टॉकी फट गया, तो क्या ही नहीं फट सकता। तो लोगों को लग रहा है कि भाई वहां ईरान में ऐसा ना हो कि आईफोन फटने लग जाए या मोबाइल फोन फटने लग जाए। हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की बात कही थी। ईरान की धमकियों का जवाब इजराइल ने नहीं, अमेरिका ने दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ साफ शब्दों में ईरान को समझा दिया है
कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमने बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर सहमति जताई है, जिससे हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर हमला न कर सके। यानी अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि इजराइल की तरफ बढ़ोगे तो ईरान को खत्म। इसके बाद इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। यह है इजराइल के काम करने का तरीका। जो प्लान किया उसे फौरन एग्जीक्यूट भी किया। अच्छा, चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, इजराइल के हमले से दोनों बर्बाद हो गए। ये दोनों ही मुस्लिम संगठन हैं। इजराइल के हमले का विरोध मुस्लिम देश तो कर रहे हैं, लेकिन इन संगठनों की मदद नहीं कर पा रहे। इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। क्या वजह है कि मुस्लिम देश चाहकर भी इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? दरअसल इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ मिल रहा है। मिडल ईस्ट के 19 देशों में अमेरिका के आर्मी बेस मौजूद है। कतर में, बहरीन में, जॉर्डन में, सऊदी अरब में, सीरिया में, इराक में, जिबूती में अमेरिका का आर्मी बेस मौजूद है। अरब देशों को सुरक्षा का बहाना देकर अमेरिका ने पूरा मिडल ईस्ट घेरा हुआ है भाई। बहरीन में अमेरिका का 5वां समुद्री बेड़ा है जो ईरान पर नजर रखता है। जिबूती में मौजूद आर्मी बेस से हूती आतंकियों के खिलाफ एक्शन होता है। यानी पूरी दुनिया के करीब 80 देशों में अमेरिका के 750 आर्मी बेस हैं और इनके दम पर अमेरिका एक तरह से बाकी देशों से बहुत आगे है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए कोई मुस्लिम देश चाहकर भी इजराइल के खिलाफ जंग नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, 3 मुस्लिम देश तो ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल की मदद कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये 3 देश कौन हैं, कैसे इजराइल की मदद की, वो भी आपको बताता हूं। पहला देश तो जॉर्डन है। अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया तो जॉर्डन ने इजराइल का साथ दिया था। जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन को रोका और इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र में आने की अनुमति दी। जॉर्डन की मदद से इजराइल ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन मार गिराए थे। दूसरा मुस्लिम देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इजराइल को ईरान से जुड़ी खुफिया जानकारियां दी थी। सऊदी अरब पहले ही साफ कर चुका है कि वो ईरान के हमले के खिलाफ। तीसरा मुस्लिम देश है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान से जुड़ी जानकारियां इजराइल को दी। इसी वजह से ईरान को हमले को रोकने में इजराइल सफल हो पाया। यानी मुस्लिम देश इजराइल का साथ दे रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि ईरान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। दुनिया को ईरान से पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए। ईरान से तो इजराइल बाद में निपटेगा, अभी हिजबुल्लाह से हिसाब बराबर कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में सेना उतारी हुई और अब हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना जमीन पर आमने सामने आ गई। अगर ताकत की बात की जाए तो इजराइल के आगे हिजबुल्लाह के पास केवल 1 लाख ही जमीनी लड़ाके हैं और हथियार के नाम पर मिड और शॉर्ट रेंज मिसाइलें, बहुत लिमिटेड संख्या में लॉन्ग रेंज मिसाइल है। जबकि इजराइल की आर्मी हिजबुल्लाह से 5 गुना ज्यादा है और हथियारों के मामले में तो इजराइल का खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे बैटल ग्राउंड में इजराइल की सेना का पहले भी हिजबुल्लाह से सामना हो चुका है। साल 2006 में भी इसी तरह इजराइल ने अपनी सेना दक्षिणी लेबनान के अंदर उतार दी थी। हिजबुल्लाह के खिलाफ तब इजराइल का ऑपरेशन 12 जुलाई को शुरू हुआ और 34 दिन चला। युद्ध के पहले ही दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इजराइल के हिजबुल्लाह के मकान, ब्रिज और रोड पर भी कब्जा कर लिया था। 34 दिन तक चली इस लड़ाई में हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ, 600 आतंकी मारे गए। अब तो इजराइल और भी ताकतवर हो चुका है। ऐसे में हिजबुल्लाह का अंजाम क्या होगा, यह सोचकर ही हिजबुल्लाह के आतंकी और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले कांप रहे। लेकिन इजराइल को यह भी पता है कि तब हिजबुल्लाह को पूरा खत्म नहीं किया तो आज फिर करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए आज ये इजराइल सोचे बैठा है कि खत्म करो मामला। लेकिन हिजबुल्लाह खत्म होगा नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा। क्या भारत में कुछ राज्यों में आरक्षण खत्म होगा क्या? पाठशाला में बगली क्लास। आरक्षण पर पीएम मोदी ने आज वो कहा कि कांग्रेस पॉपकॉर्न बनी बैठी है। चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी ने शादी को भी नहीं छोड़ा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनावी हलचल का कंप्लीट चैप्टर खोलते हैं। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने सबसे ज्यादा चांसेस हरियाणा में दिख रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि वो हरियाणा का चुनाव निकाल लेगी। लेकिन जब प्रचार में राहुल गांधी पूरी ताकत से जुटे हों तो कुछ भी बोल देते हैं और सोचते हैं कि इससे वोट मिल जाएंगे। तो फिर सोचना पड़ जाता है कि जो माहौल कांग्रेस बना रही है उसमें राहुल गांधी ही कहीं कांग्रेस के लिए पलीता न लगा। कांग्रेस का पहला चैलेंज तो खुद राहुल गांधी है, फिर बाद में दूसरा चैलेंज नरेंद्र मोदी, जो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते।
बाजी पलट देने में आखिरी वक्त तक यकीन रखते हैं, प्रयास करते रहते हैं। इसलिए पीएम ने हरियाणा चुनाव की अपनी आखिरी रैली में कांग्रेस के बनाए जा रहे माहौल में आखिरी कील ठोक दी। पीएम मोदी ने क्या क्या कहा वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में से जम्मू कश्मीर की वोटिंग आज खत्म हो गई। अब सिर्फ हरियाणा की वोटिंग ही बची है। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हुई और आज की वोटिंग के साथ ही जम्मू कश्मीर का चुनाव निपट गया। अब हरियाणा की लड़ाई बची है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हरियाणा में प्रचार के आखिरी दौर में जिस तरह से राहुल गांधी 2 दिन से माहौल बनाने में जुटे हैं, उस पूरे माहौल को आज एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली ने फीका कर दिया। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के पलवल में चुनावी रैली की और राहुल गांधी के उस झूठ और भ्रम की राजनीति की क्लास लगा दी, जिस झूठ और भ्रम की राजनीति से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई थी। और यही प्रयोग हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव में भी राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज सबको इसका असली सच बताया। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है। कांग्रेस देशभक्तों की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। साथियों, कांग्रेस को यह लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती हैं कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खूब आरक्षण, संविधान सबकी बात कर रहे थे और इसकी बात करके कुछ सीटों का फायदा भी उठा लिया। लेकिन राजनीति में हर बार ऐसी स्टंटबाजी नहीं चल सकती। झूठ और भ्रम की राजनीति से जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी ना कभी उस गड्ढे में वो खुद गिरता है। राहुल गांधी के साथ आजकल यही हो रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की वो बात पकड़ ली है जिसमें राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर कहा था कि जब देश में समानता होगी तो आरक्षण खत्म करने के बारे में कांग्रेस विचार करेगी। राहुल गांधी की इस बात पर बीजेपी लगातार हमलावर है और राहुल गांधी इस पर सफाई देते घूम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो नुकसान होना था वो तो राहुल गांधी ने करा दिया। कांग्रेस के जख्म पीएम मोदी ने हरे कर दिए जब आज ये बोल दिया कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का मन बना चुकी है और हरियाणा उसके लिए इसी का टेस्ट करने वाला स्टेट हो सकता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज आरक्षण को लेकर क्या कहा है। कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हरियाणा इसका टेस्ट स्टेट होने वाला है। लेकिन साथियों, जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। कांग्रेस सिर्फ इसी बात में नहीं फंसी हुई है कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया। कांग्रेस की मुसीबत उसकी गुटबाजी भी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के झगड़े की हरियाणा में हर जगह चर्चा है। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की दलित नेता हैं, इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि एक दलित नेता को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। आज पीएम ने भी कांग्रेस की इस कलह की बात की और जनता को इस कलह से सावधान रहने के लिए कहा। यहां हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। वो देख रहा है कि कैसे भाजपा
सबको अवसर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुमारी शैलजा का नाम लिए बिना हरियाणा में कांग्रेस को लेकर दलित समुदाय में जिस नाराजगी का जिक्र किया, उसे बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अपनी स्ट्रेटजी बना लिया। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बीजेपी ने प्लान 17 तैयार किया है। बीजेपी के इस प्लान में हरियाणा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटें शामिल हैं। इन इलाकों में बीजेपी बड़ी रैलियों के बजाय माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दे रही है, जिसके लिए खास तौर पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्तर के दलित नेताओं को घर घर जाकर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी इन सीटों पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के राज में किस तरह हरियाणा में दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए और बीजेपी के कार्यकाल में कैसे हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार तक ने दलितों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। हरियाणा में एक तरफ 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो इसके साथ ही 30 सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में। मतलब जिस तरफ भी दलित वोट बैंक गया, उसकी जीत जो है वो लगभग तय। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में एमएसपी को लेकर किसानों की नाराजगी का भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के इस नैरेटिव की सच्चाई भी हरियाणा की जनता को बताई। सुनिए एमएसपी पर पीएम ने क्या कहा। आज कांग्रेस यहां एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सिर्फ 3-4 फसलों पर एमएसपी देती थी। वो दिन जरा याद करिए, जबकि भाजपा सरकार 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। पिछले 8 सीजन में एमएसपी के रूप में यहां के लाखों किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मेरे किसानों के खातों में गए हैं, उनको मिले हैं। यानी एक तरफ बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस की कमजोरियों की पूरी लिस्ट तैयार की है, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी कमजोरी का भी इलाज करने में जुटी है। वोटिंग के एक हफ्ते पहले बीजेपी ने अपने बागी नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया। बीजेपी ने 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। ये सभी बगावत कर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जिन 8 नेताओं को पार्टी से निकाला है, उनमें पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, पूर्व विधायक देवेंद्र कादयान का नाम भी शामिल है। नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला को टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने रनिया सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि टिकट मिलने को लेकर नाराजगी सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है, इससे पहले कांग्रेस भी 24 बागी नेताओं पर कार्रवाई कर चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी हैं, जो हरियाणा की अपनी आखिरी चुनावी रैली में बीजेपी के लिए पूरा माहौल सेट कराए। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्हें हरियाणा को लेकर इतनी बेचैनी है कि वो 3 दिनों की विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में भी वो वही अडानी अंबानी की रटी रटाई बातें कर रहे हैं। इस बार तो राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए अंबानी परिवार की शादी को भी नहीं बख्शा। शादी ले आए खींचकर चुनाव में। भाई आप सुनिए राहुल गांधी को। महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा। मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। यानी अब लोगों को समझ में आ रहा कि राहुल गांधी इसीलिए शायद इस शादी में नहीं गए हों, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे नेता तो गए थे, लेकिन राहुल गांधी को बाहर जाकर पब्लिक को बताना था कि मैं तो गया नहीं अंबानी जी की शादी में। लेकिन किसी के घर की शादी को भी सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आप यह भी देखिए कि राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा के बीच आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी कांग्रेस कैंडिडेट धर्म सिंह छौक्कर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। धर्म सिंह छौक्कर समालखा सीट से विधायक हैं और इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने छौक्कर को कल तक सरेंडर करने का वक्त दिया है। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आरोप है कि छौक्कर के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है। इसके बावजूद वो खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। हरियाणा में तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुकाबला बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच है।
हालांकि चुनावी नतीजों के से पहले के टेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बाजी मारी थी, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव है। जिस तरह बाकी चरणों की तरह आखिरी चरण में भी भर भर के वोटिंग हुई है, उसने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को ऐसी स्थिति में तो पहुंचा दिया है कि लोग बिना डरे वोट डालने के लिए घरों से तो निकल रहे हैं। 18 सितंबर को पहला चरण था, 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई, और जो तीसरा चरण जिसमें 40 विधानसभा सीटें थी, उसमें तो 67% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में वोटिंग हुई उनके बारे में सुन लीजिए। तीसरे फेज में आज जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े हैं। जम्मू रीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 14 सीटें इसमें थी। इस फेज में संसद हमले के आरोपी रहे अफजल गुरु के बड़े भाई एजाज अहमद गुरु भी सोपोर सीट से कैंडिडेट है, जबकि नॉर्थ कश्मीर की लंगेट सीट से इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख चुनाव लड़ रहे हैं। कभी कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा गढ़ रहे सोपोर में भी आज जमकर वोटिंग हुई। जो सोपोर आतंकवाद, अलगाववाद और चुनाव बॉयकॉट का केंद्र माना जाता था, जहां वोटिंग के दिन का मतलब पथराव, बवाल और कर्फ्यू होता था, उसी सोपोर में आप देखिए कैसे लंबी लंबी सुबह से लाइनें लगी हुई थी। 35 साल का वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया बॉस। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सोपोर में 41% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जहां लोग चुनाव का बॉयकॉट करते थे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई भी जीते, लेकिन सबसे बड़ी जीत देश की हुई है, क्योंकि जिस तरह से बम्पर वोटिंग के साथ चुनाव करवाया गया, उससे देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिला। उन इंटरनेशनल ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिला जो कश्मीर को लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते थे, और उस पाकिस्तान को जवाब मिला जो यह फैलाता था कि देखिए कश्मीर के लोग तो चुनाव में वोट ही नहीं देना चाहते, वो भारत के साथ रहना नहीं चाहते। अरे भैया देखो कैसे रहना चाहते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, काशी के मंदिरों से अचानक क्यों गायब हो रही है साईं बाबा की मूर्तियां। साईं बाबा से जुड़ी वो खबर जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। साईं बाबा को लेकर सालों से एक विवाद चलता आ रहा है। एक वर्ग है जो साईं बाबा को भगवान मानकर उनकी पूजा करता है, दूसरी तरफ सनातन से जुड़ा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो साईं बाबा का विरोध करता है, उन्हें भगवान नहीं मानता। लेकिन इस बार यह विरोध इतना बढ़ गया कि सनातन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटनी शुरू हो गई। यह वाराणसी का प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 11 साल पुरानी यह तस्वीर 11 साल पुरानी साईं बाबा की मूर्ति को हटा दिया गया। इस मूर्ति को 11 साल पहले यहां स्थापित किया गया था, लेकिन अब मंदिर से साईं बाबा की इस मूर्ति को पूरी तरह हटा दिया गया। साईं बाबा की मूर्ति को हटाने से पहले चेहरे को श्वेत वस्त्र से ढक दिया गया, इसके बाद मूर्ति को हटा दिया गया। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद देश भर में साईं भक्त नाराज हो गए हैं। सवाल कर रहे हैं कि मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई क्यों जा रही हैं। लोगों को इस बात की हैरानी है कि वाराणसी के जिस मंदिर में 11 साल पहले बड़ी धूमधाम से साईं बाबा की मूर्ति को विराजित किया गया, आज उसी मंदिर के लोगों ने मूर्ति को हटाने का विरोध क्यों नहीं किया। देखिए वहां पे जगह खाली हो गई। 11 साल से साईं बाबा की मूर्ति थी यहां पर। दरअसल पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय ब्राह्मण सभा ने वाराणसी में मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियों का विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के बाद काशी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी गई। केंद्रीय ब्राह्मण सभा का मानना है कि साईं बाबा की पूजा करना सनातन विरोधी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हिंदू मंदिरों में किसी फकीर की मूर्ति की पूजा करके उन्हें भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय ब्राह्मण सभा ने यह भी तर्क दिया कि साईं बाबा मुस्लिम धर्म से आते हैं, इसलिए ऐसे काशी के मंदिरों में साईं की प्रतिमा को स्थापित करना महापाप है, इसलिए मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटनी चाहिए। हालांकि पहले भी काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई गई थी, लेकिन तब कई मूर्तियों को तोड़ा गया था। इस बार मूर्तियों को बिना किसी तरह के नुकसान पहुंचाए हटाया गया है। काशी में साईं बाबा की मूर्ति को हटाने के बाद किस तरह का माहौल है, इस पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। इसके बाद इस मंदिर के साईं बाबा की पूजा करने वाले पुजारी ने क्या कहा है वो भी सुनवाऊंगा। उनके भक्त के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और हम उनके साईं जी के विरोध में नहीं है। उनका एक अलग से मंदिर होना चाहिए और हमारे सनातन धर्म के मंदिर में उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई होगी या फिर जो उनकी प्रतिमाएं जब लगाई गई होंगी, तो क्या इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया था? नहीं, उस समय इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं था। एक लहर चल रही थी, जैसे एक पीक का लहर है कि नहीं, मतलब हर जगह लोगों ने अपनी स्थापना, गली चौराहे, छोटे बड़े मंदिर
मंदिर पर उनके भी अनुयायी बहुत से थे। उसी अनुयायियों में से एक अनुयायी ने जो है यहाँ उनकी स्थापना कराई। लेकिन जब उनके जो अनुयायी यहाँ पर आएंगे, भक्त आएंगे यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए और साईं की प्रतिमा जब नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी आस्था है उसको ठेस पहुंचेगी। तो उनको किस तरीके से आप समझाएंगे? उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए वह हमारे सनातन धर्म के व्यवस्था को जो है वह कबूल करें और अपना जो है हम लोगों से यही है कि जहां अलग से साईं मंदिर हो वहां जाकर के वो अपना दर्शन पूजन करें। पिछले कई सालों से साईं बाबा को लेकर विवाद चला ही आ रहा है। साईं बाबा को भगवान मानने के विरोध को लेकर शंकराचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर के अपने अपने विचार हैं। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा इस विवाद पर क्या बोलते हैं, साईं बाबा को लेकर क्या बोलते हैं। लेकिन उससे पहले साईं बाबा को लेकर उस विवाद के बारे में आपको बताता हूं जिसके बाद पूरे देश में साईं बाबा को लेकर विरोध बढ़ता चला गया। दरअसल जून 2014 में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि साईं बाबा भगवान नहीं है और उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। शंकराचार्य का यह दावा था कि साईं बाबा मुसलमान थे। हालांकि इस तथ्य पर अभी तक बहस चल रही है। स्वरूपानंद सरस्वती ने यह भी कहा था कि हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की पूजा करना हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश है। इसके बाद अगस्त 2014 में छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में भी साईं बाबा के बारे में कई विवादास्पद बातें कही गई। शंकराचार्य के इस तरह के बयानों के बाद देश भर के साईं भक्तों ने इसका बहुत विरोध किया। विवाद कोर्ट तक चला गया। शंकराचार्य के बयानों को लेकर मुंबई के साईं धाम ट्रस्ट ने कोर्ट में केस कर दिया। अक्टूबर 2014 में साईं शंकराचार्य विवाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह धर्म और आस्था का मामला है भाई, कोर्ट इस मामले में कोई भी निर्देश नहीं दे सकता। यानी यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद साईं बाबा को लेकर चल रहे विवाद का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। साईं बाबा को मानने वाले लोग अब भी साईं बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन सनातन से जुड़े बहुत से लोग आज भी साईं बाबा का विरोध कर रहे हैं। वाराणसी की इस घटना के बाद देश में साईं भक्तों को इस बात की आशंका है कि अब यह विरोध पूरे देश में बढ़ सकता है। काशी में साईं बाबा की मूर्ति हटाने पर काशी के लोग क्या कह रहे हैं, पहले यह सुनिए। इसके बाद बाबा बागेश्वर का वो बयान सुनवाऊंगा जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। एक भावना चली है कि जो है कि यहाँ पर पहले साईं बाबा के यहाँ प्रतिमा थी, उस समय सोच समझ करके लगाना चाहिए था यहाँ पर कि गणेश मंदिर है, यहाँ और प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो यही गलती हुई और फिर दोबारा जो है प्रायश्चित किया गया कि भाई जो है यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब क्या सहमति है उन लोगों का है, क्या विरोध भी है और पक्ष में भी है लोगों, तो इसको शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना चाहिए। जहाँ स्थापित है वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं ना, जहाँ उनको स्थापित किया गया है वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि मंदिरों में साईं के लिए कोई जगह नहीं होनी? नहीं, मंदिर में नहीं होने चाहिए। हिंदू मंदिर में फकीर नहीं, हाँ वो फकीर थे, मुसलमान थे, तो मंदिर में नहीं होना चाहिए। कि इसे रखने के पहले सब समझ लेना चाहिए, तब रखना चाहिए। समझे नहीं लोग रख दिए। तो फिर यहाँ के जो भी यहाँ के पुजारी लोग हैं, महंत लोग हैं, ये लोग जो है उसको जो उचित समझे उसको किए। वो साईं के भक्त तो सब है, हम भी हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं है, दुश्मन थोड़ी ना है। लेकिन जिसकी जहाँ जगह है वहीं पर रहना चाहिए, एक अलग से मंदिर उनका बना देना चाहिए। आप लोग की साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर तक ने कई सवाल उठाए। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बहुत से लोगों के मन में साईं बाबा को लेकर अब भी कई सवाल हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर के दरबार में बहुत से लोग साईं बाबा को लेकर सवाल पूछ ही लेते हैं। इस पर बाबा बागेश्वर ने क्या जवाब दिया था, पहले वो सुनिए। इसके बाद साईं बाबा पर विदेशों में किस तरह की बातें कही गई हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए,
पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं, और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। वैदिक धर्म की पूजा के लिए ऐसा है कि अगर कोई वैदिक धर्म में आ रहा है तो घर वापसी तो हमारा अभियान है, कोई दिक्कत नहीं। साईं बाबा कौन थे, क्या थे, इसके बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि साईं बाबा का जन्म कहां हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, इसे लेकर सटीक जानकारी किसी के पास नहीं। इसके अलावा कोई उन्हें हिंदू बोलता है, कोई उन्हें मुसलमान कहता है, इसे लेकर हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। दरअसल साईं शब्द फारसी का है जिसका अर्थ संत होता है। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। हालांकि एक पक्ष मानता है कि साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि शिरडी के जिस मंदिर में साईं बाबा सबसे पहले रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी तो उन्हें साईं कहकर पुकारा जाता है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। साईं को मुस्लिम मानने के पीछे उनके पहनावे का तर्क भी कई बार दे दिया जाता है। दरअसल साईं बाबा सिर पर कपड़ा बांधते थे, उसे लेकर कई बार यह कह दिया जाता है कि इस तरह का कपड़ा कोई हिंदू संत नहीं बांधता। इस तरह का पहनावा मुस्लिम फकीर रखते थे। इस पहनावे को लेकर एक तर्क यह भी है कि आमतौर पर हिंदू संत सिर पर बालों की लंबी जटा रखते हैं या सिर्फ पूरे सिर पर चोटी के रूप में शिखा रखते हैं, और इसीलिए अलग अलग तरह की बातें अलग अलग तरह के लोग कहते आए। उसकी वजह क्या है वो हमने आपको बताई। आपको जानकर हैरानी होगी कि साईं बाबा के रहस्यों को लेकर दुनिया के कई देशों में रिसर्च हुई है। साईं बाबा को लेकर कई रिसर्च पेपर तक लिखे गए। 1985 में इटली के संस्कृत के एक प्रोफेसर एंटोनियो रिगोपोलोस शिरडी आए थे। इन्होंने साईं बाबा पर एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था ओरल टेस्टिमनीज ऑन साईं बाबा। इस रिसर्च पेपर में इटली के प्रोफेसर ने शिरडी के लोगों से बातचीत की थी और सभी जवाबों को संकलित करके छापा था। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक ही साईं बाबा की मृत्यु से कई विवाद शुरू हुए थे। हिंदू और मुसलमान दोनों बाबा के पार्थिव शरीर पर अपना हक जमाने लगे। हिंदू कह रहे थे कि साईं बाबा हिंदू हैं, इसलिए उनका शरीर हिंदुओं को मिलना चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि साईं बाबा मुसलमान थे। इस विवाद की वजह से बाबा का पार्थिव शरीर 3 दिन तक रखा रहा था। इसके बाद अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आकर फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आकर देखा कि बाबा लंगोट पहनते थे और इस तरह का लंगोट हिंदू ही पहना करते थे, क्योंकि लंगोट मुसलमानों का पहनावा नहीं है। इसके बाद बाबा का पार्थिव शरीर हिंदुओं को सौंप दिया गया। साईं बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, यह इस रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है। इस घटना के बाद ही शिरडी में साईं बाबा का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां लाखों लोग जाते हैं। लेकिन एक बार फिर यह विवाद खड़ा हुआ है, पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। पाठशाला में अगली क्लास। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा। क्या बड़ा होने वाला? भगोड़े जाकिर पर पाकिस्तान में फूलों की बारिश, रेड कारपेट पर वेलकम, क्या संकेत है? अब इसका चैप्टर। पाकिस्तान जैसा देश शायद ही दुनिया में कोई दूसरा हो। सोचिए, पाकिस्तान में जनता महंगाई, भूखमरी से जूझ रही है। IMF से कर्ज लेकर पाकिस्तान किसी तरह सस्टेन कर रहा है, लेकिन नवाबी दिखाने से पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। जो भी भारत में बैन घोषित आतंकी है, उसके स्वागत के लिए पाकिस्तान रेड कारपेट बिछा देता है। खुद खाने के लाले हैं, लेकिन भारत विरोधी लोगों के लिए पाकिस्तान की सरकार बिछ जाती है। जाकिर नाइक जो भारत का भगोड़ा है, जिस पर भारत में दर्जनों केस दर्ज हैं, जो भारत के मुसलमानों को भड़काता रहा है, वो जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में। आप देखिए कैसे माथे पे चुम्मियां लेके उसका स्वागत हो रहा है। पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही जाकिर नाइक ने अपना एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया था। जाकिर नाइक ने कह दिया था कि भारत में मुसलमानों की विरोधी सरकार है, मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों की संपत्ति छीनने की साजिश हो रही है। अब ऐसे इंसान को तो पाकिस्तान सिर माथे पर बैठाएगा ही, और वही पाकिस्तान में हो रहा है। जाकिर नाइक और पाकिस्तान दोनों का एजेंडा एक जैसा ही है, और इसलिए पाकिस्तान में जाकिर नाइक पर फूल बरसाकर उनका स्वागत हो रहा है। भारत को भगोड़े जाकिर नाइक को पाकिस्तान में VVIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाकिर नाइक को लेने के लिए पाकिस्तान सरकार के 2 मंत्री आए हुए थे। जाकिर के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था। एयरपोर्ट पर लोग जाकिर नाइक से हाथ मिला रहे थे, जैसे जाकिर नाइक कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। एयरपोर्ट के बाहर जाकिर नाइक पर फूलों की बारिश हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाकिर नाइक के स्वागत के लिए पाकिस्तान के मंत्री राणा मशहूद समेत कई नेता मौजूद थे। जाकिर नाइक ने एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ भी मुलाकात की।
जाकिर नाइक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के न्योते पर पाकिस्तान आया है और वो पाकिस्तान अकेला नहीं आया है, उसका बेटा फारिक भी पाकिस्तान में पहुंचा है उसके साथ। पाकिस्तान में जाकिर नाइक क्या करने वाला है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 5 अक्टूबर को कराची में पहला लेक्चर देगा वो। जिन्ना के मकबरे के पास जाकिर का लेक्चर होगा, वही भड़काएगा और क्या करेगा। 12 और 13 अक्टूबर को लाहौर में लेक्चर होगा। 19 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में रैली होगी। जाकिर का बेटा भी सभाओं में तकरीरें देगा। 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा जाकिर। पाकिस्तान का फंडा क्लियर है, जो भारत के खिलाफ जितना जहर उगलेगा वो पाकिस्तान में उतना बड़ा हीरो माना जाएगा। जाकिर नाइक इसका प्राइम एग्जाम्पल। आप देखिए, भारत से भागे हुए जाकिर नाइक से मिलने के लिए पाकिस्तान की सरकार लाइन लगा के खड़ी थी। उसके नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने वाला है वो। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिलेगा वो। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से भी मिलेगा वो। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ से मिलेगा। बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुख्ती से मिलेगा। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह से मिलेगा। जिस जाकिर नाइक का पाकिस्तान में हीरो जैसा वेलकम मिल रहा है, उससे मिलने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सोचिए लाइन में खड़े इस भगोड़े से। उस जाकिर नाइक की कुंडली सुनिए आप। जाकिर नाइक पर भारत में हेट स्पीच, जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकी घटनाओं में शामिल होने के केसेस हैं बॉस। जाकिर नाइक 2016 में भारत से भागकर मलेशिया चला गया था। जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित होकर आतंकियों ने ढाका और श्रीलंका में धमाके किए थे। जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भारत में 2016 से बैन लगा हुआ है। जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में एनआईए और ईडी की जांच चल रही है। जाकिर नाइक का टीवी नेटवर्क जो है पीस टीवी, नाम देखिए पीस टीवी, वो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा और ब्रिटेन तक में बैन है। जाकिर नाइक अपने भाषणों में मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काता रहा है। जिसकी कुंडली ही भारत विरोधी हरकतों से भरी हुई हो, वो पाकिस्तान का हीरो नहीं होगा तो किसका हो। और इसीलिए पाकिस्तान में उसका ग्रैंड वेलकम हो रहा है। अब जब ग्रैंड वेलकम हो रहा है तो वहां जाए, भाई हाफिज सईद जैसे लोग वहां ऑलरेडी भरे हुए हैं। दाऊद इब्राहिम वहां ऑलरेडी बैठा हुआ है कहा जाता है पाकिस्तान में। अब ये नया आतंकी वहां पहुंचा है। वहां फिर जो लोग होंगे जो गरीबी में, भुखमरी में सोच रहे होंगे क्या इंडिया पे हमला करें, उनको पंप करेगा, आतंकी बनने में मदद करेगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले की क्या तारीख सेट कर दी है वो आपको बताऊंगा।